हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा था, जिसका 2 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं। पहले वाले पार्ट में फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर फिजिकल फीचर होते क्या हैं, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है हिमालयन रीजन को, या हिमालय के जितने भी पार्ट्स हुए हैं या पूरी डिटेलिंग जितनी भी है हिमालय की, सारे में उसको कवर किया गया। थर्ड हमारा पार्ट बनेगा नॉर्दर्न प्लेन्स, तो उसको अभी इस पूरे वीडियोस में अभी हम लोग कवर करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसका लेवल कहाँ तक है, सी लेवल से कहाँ तक है, उसका डिस्टेंस कहाँ तक है, वाइड कितना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। पहले ये देख लेते हैं कौन से स्टेट्स में है ये सब सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पहले तो नॉर्दर्न प्लेन्स किसे बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एक फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब, अभी इससे पहले हम लोगों ने हिमालयंस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट उसका हिमालय में आ रहा था, इससे ऊपर वाले में ट्रांस हिमालय में आ रहा था। तो जब हिमालयंस वाले में जो रीजन में जो रिवर्स होती हैं काफ़ी तेजी से फ्लो करती हैं, जो हिमालयन रीजन में जो रिवर्स होती हैं काफ़ी तेजी से फ्लो करती हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हिमालयन रेंज की रिवर्स है काफ़ी ढेर सारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकल रही है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी निकल रही है? इस साइड से अगर देखेंगे आप, मानसरोवर लेक से निकलते हुए इंडस रिवर निकलती है। दूसरी निकलती है यहाँ गंगोत्री के पास से एक रिवर जिसका नाम है गंगा। तीसरी रिवर निकलती है यहाँ इसी के बगल से, मानसरोवर के बगल से, सांगपो रिवर, ठीक है। सांगपो रिवर को इंडिया में आते ही क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर कहने लगते हैं। सांगपो रिवर जब इंडिया में एंटर कर जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों के ही जो सेडिमेंटेशंस जो लेके आती हैं, जब ये माउंटेन्स पे होती हैं तो इनका फ्लो काफ़ी तेज होता है। इस फ्लो के तेज होने की वजह से ये माउंटेन्स को धीरे धीरे कट करते हुए एक पाउडर फॉर्म में, एकदम क्ले के फॉर्म में सेडिमेंटेशंस लेके आते हैं। उन सेडिमेंटेशंस को अगर मेन रिवर द्वारा और इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज द्वारा इस एरिया में फैलाने की वजह से ये जो एरिया बनता है, इसी को बोलते हैं हमारा प्लेन एरिया, ठीक है। ठीक है, यहां पर भी वही हिसाब है, जैसे कि ये वाला आप रीजन देख सकते हैं, उसी तरीके ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से आसाम में वाला जो रीजन पड़ रहा है वो भी इसी कारण है, ठीक है। जो भी सेडिमेंटेशंस लेके आते हैं तो एक सॉइल बनाते हैं, इस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। कौन सा सॉइल बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। जो सेडिमेंटेशंस जो पहाड़ों से नदियां लेके आती हैं उनकी वजह से ये जो प्लेन एरिया बन रहा है, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। कि प्लेन्स बोलते किसे हैं? अभी जब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रेटर हिमालयस के बारे में, तो हिमालयस के ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए क्या होता है, इस तरह के टोपोग्राफी पाई जाती है। इस तरह की टोपोग्राफी की वजह से अगर मान लीजिए इसे ग्लेशियर वगैरह यहाँ से जब गलते हैं तो नदियों के फॉर्म में यहाँ से निकलते हैं, और अगर यहाँ से नदियों के फॉर्म में निकल रहे हैं तो इसको काटते हुए, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं इनको काटते हुए यहाँ के पानी का फ्लो होता है। जब पानी कभी किसी माउंटेन्स को काटते हुए निकलती है तो उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए चलती है, और नदी उसको बहाते हुए अपने साथ में लेके चलती है। उसी को क्या बोला जाता है? रिवर का सेडिमेंटेशंस बोलते हैं। जब पहाड़ों को काटते हुए नदी अगर बाहर आती है तो उसको सेडिमेंटेशंस बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेन जो है, ये जो पूरा प्लेनर एरिया है, ये मेन बना हुआ है नदियों के सेडिमेंटेशंस को ले आने की वजह से। कौन कौन सी नदी? सबसे इंपॉर्टेंट नदी है इंडस, दूसरी है गंगा नदी, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। इंडस रिवर को हम इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी सारी की सारी जितनी भी प्लेन एरिया है वो सारा का सारा पाकिस्तान में पड़ता है। कुछ पार्ट यहाँ पंजाब में पड़ता है, उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा पार्ट पड़ता है हमारा गंगा रिवर का। गंगा रिवर की वजह से जो हमारा प्लेन एरिया बनता है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक का बनता है, बिहार वेस्ट बंगाल तक का बनता है। उसके बाद तीसरी जो रिवर बनती है ब्रह्मपुत्र का आसाम से लेकर के मेनली आसाम के रीजन तक में ही वो कंप्लीट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये प्लेन्स एरिया बनते कैसे हैं? प्लेन्स एरिया बनते हैं नदियों की सेडिमेंटेशंस जो लेके आई जाती हैं
उसकी वजह से। और ये फैलते किसकी वजह से हैं? मेन रिवर स्ट्रीम और इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से ये फैलते हैं। पूरे एरिया में जब पूरा फैल जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? प्लेनर एरिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नदियों का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरह का, यहाँ जो माउंटेन्स रेंज जो होती हैं वो काफी ऊंची होती है, जिसकी वजह से नदी का फ्लो बहुत तेज होता है। नदी का फ्लो जब नॉर्मल एरिया में आता है, मतलब कि एक प्लेन एरिया में आता है, तो इसका फ्लो थोड़ा सा धीरे हो जाता है। इसी धीरे होने की वजह से नदी क्या होती है? छोटी छोटी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज में अपनी बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से ये काफी एरिया में अपने सेडिमेंटेशंस को फैलाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, अभी इंडिया का थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है। पंजाब से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। कुछ हिस्सा राजस्थान का, जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान का ये वाला एरिया मान के चल रहा है तो कुछ हिस्सा राजस्थान का, थोड़ा सा एरिया एमपी का। ये सारा एरिया जो लेकर के जो प्लेन्स बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हमारा नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? पहले नंबर पर देख लीजिए पंजाब, ये वाला पूरा का पूरा स्टेट। दूसरा हरियाणा, उसके नीचे का ये वाला स्टेट। तीसरा उत्तर प्रदेश, जो कि काफी बड़ा स्टेट है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक का स्टेट। फिर बिहार जो इसके बाद का जो स्टेट है यहाँ पे, इसके बारे में बात कर रहा है। वेस्ट बंगाल पूरा नीचे यहां से लेकर के ये जो पूरा वाला पार्ट है इसका, ये पूरा वेस्ट बंगाल। आसाम, इधर वाले आसाम के बारे में बात कर रहा है। फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान और एमपी के बारे में बात कर रहा है। इसी को ही मेनली हमारा नॉर्दर्न प्लेन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये बना कैसे हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपको याद रखना है, इससे बना किससे है? जो नदियों का सेडिमेंटेशंस लेके आया है वो पूरा उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज से जिस एरिया में फैला हुआ है, उसी की वजह से ये पूरा प्लेन्स बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेनली वहां पे सॉइल कौन सी होगी? वहां पे सॉइल होगी अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल, ये पूरे प्लेन्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये वाला प्लेन, ये वाला और वो ब्रह्मपुत्र वाला, तीनों के तीनों प्लेन बने हुए हैं अलुवियल सॉइल से। अलुवियल सॉइल में हमारा न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की वजह से इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। फर्टिलिटी बहुत अच्छी होने की वजह से एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। एग्रीकल्चर एरिया इतना ज्यादा अच्छा होने की वजह से आप ये सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इस पूरे प्लेन्स में लिव करती है, पूरे प्लेन्स में रहती है। ठीक है, किसकी वजह से? ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल एरिया जो बन पा रहा है, लैंडमास जो बन पा रहा है, इसी की वजह से। ठीक है, यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। नदियां पूरा फ्लो करके आ रही हैं, बहुत तेजी से फ्लो करके आकर के एक पूरे प्लेन्स में आकर के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो एक पूरा बड़ा सा एरिया बना देती है प्लेनर, जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी बढ़ती है। क्योंकि इसके अंदर में, नदियों के अंदर में सेडिमेंटेशंस होती हैं, इन सेडिमेंटेशंस के अंदर में बहुत अच्छी फर्टिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये पूरा हमारा प्लेनर मैदान काफी फर्टाइल फॉर्म में रह पा रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट का कि आखिर ये जो प्लेनर, जो आपका नॉर्दर्न प्लेनर है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनके इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन का कुछ उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन की ये वाले में बात कर रहे हैं, इसके जो वेस्ट में पाया जाता है, ये वाले को बोलते हैं पंजाब प्लेन। ये पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन, जो कि काफी हद तक पाकिस्तान में मिलता है। अब ये पंजाब प्लेन बना कैसे? जब कभी भी माउंटेन से, जैसे कि मान लीजिए अगर ये माउंटेन से रिवर्स अगर से नीचे उतरती है, यहाँ फ्लो बहुत ज्यादा होता है। इस फ्लो के बाद जब यहाँ नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर इनका फ्लो काफी धीरे हो जाता है। और ये 1 साल 2 साल में तो हुआ नहीं है, ये हुआ है करोड़ों साल में। जब इस करोड़ों साल में सेडिमेंटेशंस आए हैं तो पहले क्ले के फॉर्म से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए हैं सिल्ट के फॉर्म में। इसका क्या मतलब होता है? क्ले का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटे, एकदम बारीक फॉर्म में, है ना। अगर ये बारीक फॉर्म की जो मिट्टी है, जैसे बालू का सबसे पतला वाला जो बालू होता है, अगर उसके पार्टिकल्स मिल मिल के थोड़े से बड़े पार्टिकल बनाना चालू कर दे, और उससे जो सेडिमेंटेशंस, उससे जब एक बड़ा पार्ट बनेगा, लैंडमास बनेगा या सॉइल बनेगा, उसको बोलते हैं सिल्ट। ठीक है, तो अभी सपोज मान लीजिए कि क्ले वाला जो पार्ट है इतना छोटा है, ये मिलते मिलते सिल्ट वाला पार्ट इतना, मतलब छोटे छोटे
ढेर सारे क्ले के पार्ट से बना हुआ जो कंकड़ बन जाता है, इसी को बोलते हैं सिल्ट। अब सिल्ट से अगर मान लीजिए करोड़ों साल से सिल्ट अगर आ रही है, टकरा रही है, तो बनते बनते क्या हो जाता है, एक पत्थर टाइप का बन जाता है। और अगर उस प्लेन में पत्थर टाइप, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी जो मिट्टियां होती हैं इधर में, तो मिट्टी इतनी भी सॉफ्ट तो होती नहीं कि हम पैर रखें और चला जाए नीचे, इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत साल से टकराते टकराते इस तरह से बनी हुई है, जमी हुई। तो ये जब सिल्ट जब यहाँ पे आती है, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा सा एरिया है, लैंड मास जो बन गया है क्ले से सिल्ट के फॉर्म में, और रिवर अगर यहाँ पे आती है, ऐसे टकराती है, तो ये क्या करती है, दो बगल बगल में ऐसे बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे मेन रिवर, और ये हो जाएगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब जो होगा, हिंदी का मतलब होता है बांटने वाली। ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच में कोई यहाँ पे हिंड्रेंस आता है, नदी अगर आपकी ऐसे बह रही है, कोई अगर कोई हिंड्रेंस आएगा तो नदी दो पार्ट में फ्लो हो जाए, पार्ट में कट जाएगी, बाइफरकेट हो जाएगी। तो ये कट जाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये इस एरिया में पानी दे रहा है और ये अब इस एरिया में पानी दे रहा है। तो कुछ ऐसे ही जब यहाँ से इंडस रिवर से जब नीचे की तरफ आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेन्स में जो प्लेन्स होते हैं, इसकी वजह से नदियां अपने में ऐसे डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, और अगर एक नदी ऐसे आ रही है बीच में और दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जा रही है ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो बीच का एरिया पड़ता है, लैंडमास पड़ता है, इसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब। दोआब का मतलब क्या हो गया, दो का मतलब हो गया टू, आब का मतलब हो गया है रिवर्स। ठीक है, यानी कि टू रिवर्स की बात बोल रहा है, यानी कि आप उसको लैंडमास की, ऑब्वियस सी बात है, बीच में लैंडमास आ जाएगा एक यहाँ पे, तो कोई भी रीजन, इसको बोलते, दो नदियों के बीच का जो रीजन हो गया उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, इसी तरह जब यहां से इंडस रिवर आती है तो उसकी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो कि उसको यहां पर डिवाइड तो होती हैं और फिर लास्ट में मिल करके खुद एक लास्ट में फिर ये इंडस रिवर बन जाती है। तो यहां इसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, ऐसे करके आप देखेंगे तो इसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट यहां पे लिख दिया गया है। पहला है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रावी, चौथा है बियास, पांचवा है सतलज। इन पांचों रिवर के कन्फ्लुएंस से, मिलने से इंडस रिवर बन रही है और लास्ट में मिल करके ये इंडस रिवर के फॉर्म में होते हैं, अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये एरिया, ये जो पूरा लैंड मास का एरिया 5 रिवर्स के बीच का है। तो जब 2 रिवर्स के बीच में था तो दोआब बोलते हैं, 5 रिवर के बीच में है तो उसको पंजाब बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या बना हुआ है, पंजाब। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको पंजाब का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि 5 रिवर्स के बीच का वो लैंड मास बोला जाता है। ठीक है, अब यहां तक समझ में। आखिर इसका रीजन, एरिया इंडिया में इसका रीजन कितना बड़ा है, इसका एरिया है इंडिया में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस नॉर्दर्न प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के स्टार्ट हुआ है पूरा यहां तक का 7 लाख की स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। उसका एरिया देख लीजिए, ये पूरी लंबाई जो है यहां से लेकर के, इसकी लंबाई अगर आप ब्रह्मपुत्र तक के देखेंगे, इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर्स। यानी कि यहां से पूरा पंजाब से लेकर के आप चले जाइए धीरे धीरे करते हुए आसाम तक चले जाइए, तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 2400 किलोमीटर्स की। इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी एवरेज इसकी 230 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की इसकी जो विड्थ होगी, मतलब चौड़ाई कितने एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और 230 से लेकर के 320 एवरेज इसकी विड्थ है इसकी। समझ में आ गया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग एरिया कितना मिलेगा, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा एरिया माना जाता है ये। इसकी फर्टिलिटी वगैरह की वजह से भी मैंने बताया कि इंडिया की 40% जो पॉपुलेशन है पूरी की पूरी यहाँ रहती है। ठीक है, अभी देखते हैं कि आखिर ये जो पार्ट है क्या सारा का सारा एक जैसा ही है, क्या इसकी जो मिट्टियां हैं सारी की सारी एक जैसी हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकी मिट्टियों में कुछ वेरिएशंस हैं। किस चीज से बने हुए हैं ये सारी चीजें देखेंगे, अभी हम डिटेल में देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है क्या आखिर में सब पूरा का पूरा एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नदियां जब अपना एरिया जो फ्लो करती हैं,
है ना, जिस हिसाब से फ्लो करती है उस एरिया को रिलीफ बोला जाता है ना। उस एरिया क्या, नदी जहां जहां तक पूरा एरिया में जहां जाती है जिस फ्लो के हिसाब से, उसको बोलते हैं रिलीफ एरिया बोलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से नदियों, इस पूरे एरिया का 4 टाइप का रिलीफ पाया जाता है। 4 टाइप का रिलीफ कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाले को भाबर बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को भाबर, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी जो चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर यहां से है, फिर पतला होते होते इस साइड में थोड़ा सा कम हो जाता है, ये मान के 8 से 16 किलोमीटर। उसके बाद एक रीजन आता है तेराई रीजन, ठीक है। उसके जस्ट एक भाबर के नीचे क्या आता है? तेराई रीजन। उसके और थोड़ा सा दूर में आता है बांगर रीजन, भांगर रीजन, इस तरह की इसका नाम है। चौथा वाला जो है खादर रीजन, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। यहां आप देख सकते हैं किस तरह की रीजन से बना हुआ है। इस साइड से आप साइड में देखिए पहाड़ों के, ये 3 पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। ये है ग्रेटर हिमालय, ये है लेसर हिमालय और ये है शिवालिक। इसको बोलते हैं फुट हिल्स। पहाड़ों का जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं फुट हिल्स। तो होता क्या, जब नदियां बहुत तेजी से फ्लो कर रही होती है तो यहाँ के जो पत्थर चट्टान होते हैं इनको बहा करके नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो बहने की वजह से, ऊपर गिरने की वजह से बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं या तो छोटे में टूट जाएंगे, और छोटे में टूटने के बाद नदियों के फ्लो होने की वजह से यही बड़े जो पत्थर होते हैं गोल 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 शेप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी शिव मंदिर जाते हैं तो वहां पर देखा होगा आपने ऐसे गोल के फॉर्म में, ऐसे इस तरह के फॉर्म में आपने कई पत्थर देखे होंगे वहां पर रखे रहते हैं। ये इस तरह की, ये पूरा रीजन जो बना हुआ है, भाबर रीजन जो बना हुआ है, पूरा रीजन इसी से बना हुआ है। आप कभी जाएंगे गंगोत्री या हरिद्वार के आसपास के ऊपर के रीजन में जाएंगे तो यहाँ आपको देखेंगे कि पूरा का पूरा जो रीजन बना है ये इसी तरह के रीजन से, पत्थरों से बना हुआ है। ये जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, इतने छोटे नहीं होते, काफी बड़े साइज में होते हैं, पत्थर टाइप के होते हैं, पूरे गोल शेप में हो चुके होते हैं। एक दूसरे से लड़ने की वजह से, वाटर के फ्लो होने की वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है? ऐसे गोल गोल टाइप में हो जाता है, काफी एकदम चिकने फॉर्म में हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको ऐसे स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। पानियों की लड़ने की वजह से ये एरिया ऐसे कट के, ये एरिया टकराने की वजह से ये ऐसे इस शेप में हो जाता है ये, ठीक है। चलिए, अब इस शेप में होने का फायदा क्या होता है? नदियां जब यहां से निकलती हैं इनका फ्लो बहुत तेज होता है। इनका फ्लो बहुत तेज होता है जब इसके अंदर, जब यहां पड़ती हैं इसके अंदर की तरफ चली जाती हैं। मतलब जो भाबर रीजन है, भाबर रीजन के ऑब्वियस सी बात है नदी इसके ऊपर तो फ्लो हो नहीं पाएगी। जब बड़े बड़े पत्थर रह गए उनके बीच में जो जगह होती है, नदियां उनकी होने की वजह से नदी उसके नीचे से होकर निकल जाती है, ठीक है। नदियां क्या होती है, तो इसकी वजह से इनका फ्लो बहुत धीरे हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो बांगर रीजन क्या करता है, रिवर के फ्लो को धीरे कर देता है, ठीक है। और पानी क्या होता है, इसके नीचे से होते हुए अब ये तेराई रीजन में इस साइड में आएगा, नीचे से होते हुए तेराई रीजन के इस साइड में, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी नॉर्मल मिट्टी है, जो एलुवियल सॉइल थी, सेडिमेंटेशंस लेके आई थी, वो यहां पर लेके आई है, जिसकी वजह से क्या है, यहां पर जो क्लेज वगैरह है और ये वाटर जब नीचे की तरफ से आ रहा है तो यहां एक जो तेराई रीजन बनता है, या पानी का बहुत अच्छी मात्रा में यहां पे फैलाव मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। काफी निचले स्तर से लेकर के काफी चौड़े एरिया तक में इसका फैलाव मिल जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है एग्रीकल्चर के माध्यम से। अभी आप तेराई रीजन के बारे में बात करें तो तेराई रीजन को नेपाल की ग्रैनरी बोलते हैं। ग्रैनरी का मतलब ये होता है कि नेपाल इस तेराई रीजन से, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, अपने पूरी कंट्री का 56% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है यहीं से निकालता है, सिर्फ तेराई रीजन से। बाकी अभी और कुछ छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़कर सिर्फ तेराई रीजन से ये 56% निकालता है। और इंडिया में भी इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से क्या, ये तेराई रीजन होने की वजह से इंडिया में आप यहाँ इस पार्ट में आएंगे, यहाँ उत्तराखंड के पार्ट में, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क, इसका नाम है राजाजीपुरम। तो ये तेराई रीजन हमें क्या प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यही बायोडाइवर्सिटी क्या बनाती है हमारे लिए, जंगल बनाती है, नेशनल पार्क्स बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, जो इसके इस वाले रीजन में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर राजाजीपुरम देख लिया। आगे इसके बाद आएंगे लखीमपुर खीरी, एक जगह पड़ेगी यहाँ पर यूपी में। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वो मिलता है, टाइगर रिजर्व मिलता है, जिसको बोलते हैं दुधवा
टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है। ये लखीमपुर खीरी वाली एरिया में मिलता है, उत्तर प्रदेश की। तो आप ये देख सकते हैं तेराई रीजन क्या एक तरह का जो स्वैम्पी एरिया टाइप का बनाता है, मतलब कि जब वो क्ले वाले पार्ट में अगर अच्छे अमाउंट का पानी मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर टाइप का एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी आ रही है। बायोडाइवर्सिटी के आने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया बन जाता है। और उसके बाद मैंने बताया कि ये जो एरिया तेराई रीजन नेपाल वाले एरिया में एज अ ग्रैनरी के फॉर्म में इसको लिया जाता है, या ग्रैनरी ऑफ द नेपाल बोला जाता है। उसके बाद जो सेडिमेंटेशंस जो आए हैं नदियों द्वारा, जो सेडिमेंटेशंस जो लेके आ रहे हैं, ये इसके आगे मिलते हैं। यहाँ भांगर जो आगे चला गया है, भांगर वो सेडिमेंटेशंस को बोलते हैं जो पुराने हो चुके हों, क्योंकि जो सेडिमेंटेशंस है एक दिन में तो लाई नहीं गई हैं, करोड़ों साल लगे हैं यहाँ से इनके सेडिमेंटेशंस को इस तरह नीचे लेके आने में, यहाँ फैलाने में। तो जो पुरानी मिट्टियां हैं, सपोज मान लीजिए ये है रिवर फ्लो कर रही है, यहां से रिवर फ्लो कर रही है। जब रिवर फ्लो करती है अपने साइड में, जहां पे जब बाढ़ आती है तो अपने साइड में वो काफी एरिया फैल जाती है। मैं बना के दिखाना चाहूंगा। यहां देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये ऐसे करके यमुना जी हैं, यहां पर यमुना रिवर फ्लो कर रही है, तो नॉर्मल कोर्स तो इसका यही है। लेकिन जब कभी फ्लड आता है तो ये वाला पार्ट जो यहां तक रिवर जो होती है फैल जाती है, अपना पूरा एरिया यहां तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये एरिया जो होता है इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, जो बाढ़ के पानी की वजह से जहां पानी बढ़ जाता है उसको बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन्स। ठीक है, ये वाला पार्ट को फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ये लगभग 15 से 20 दिन तक का पानी यहाँ पे रहता है। पानी अपने साथ क्या लाया है, सेडिमेंटेशंस लाया है, एलुवियल सॉइल के अंदर में जो मिनरल्स होते हैं पहाड़ों से वो लेके आया है। अब जब यहाँ पे लेके आएगा तो सेडिमेंटेशंस को यहीं छोड़ देगा और पानी फिर रिसीड करेगा, कम होगा और फिर अपने इस मेन कोर्स में आ जाएगा। ठीक है, नदी के बीच में आ गया। तो ये वाला जो पार्ट बच गया, जो पुरानी मिट्टी बनी हुई थी, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, उसको बोलते हैं भांगर। इसको लिख लीजिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल। उसके बाद रिवर के साइड में ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, यहां पे हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से यहां पे नए सेडिमेंटेशंस हर साल आते हैं। इसको बोलते हैं क्या, खादर, न्यू सॉइल। न्यू सॉइल क्यों बोला जा रहा है कि जब नदी क्या करती है, अपने नॉर्मल प्लेन्स में होती है, ये वाला इसका नॉर्मल कोर्स हो गया। ठीक है, लेकिन जब अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा कि नदी का पानी पूरा इसमें फैल जाता है, पूरे एरिया में फैल जाएगा। जब फैलने के बाद फिर पानी क्या होगा, फिर अपने नॉर्मल स्टेज में आएगा तो फिर अपना कोर्स कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेडिमेंटेशंस बच जाते हैं, ये जो न्यू सॉइल आई है, इसी को क्या बोलते हैं, हम खादर बोलते हैं। इसीलिए मैंने रिवर के दोनों के साइड में बगल में इसको बनाया है। यहाँ पे खादर दो जगह नाम दिया है, क्योंकि नदियों के दोनों तरफ पानी भर करके अपनी मिनरल्स को दे करके जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खादर, यानी कि न्यू सॉइल। और जो पुरानी है, खादर से जो दूर है, क्योंकि नदी क्या करती है, और एक बात इंपॉर्टेंट और बताना चाहूंगा कि नदियां जो हैं 100 साल, 200 साल, 500 साल में अपना रास्ता बदलती रहती हैं। नदी हो गया, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, बदल। अब ऐसा आप सोच लीजिए कि क्या नदी है तो क्या इस साइड में फिर एलुवियल सॉइल कैसे आया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 50 किलोमीटर दूर एलुवियल सॉइल कैसे आया होगा, क्योंकि हो सकता है 100 साल, 150 साल पहले यहां कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज हो और वो डिस्ट्रीब्यूटरी यहां पर एलुवियल सॉइल लेके आई है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटरी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से ये जो एलुवियल सॉइल है पुरानी हो चुकी है। और पुरानी वाली एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, और जो नदी के साइड में जो नई हर साल एक अपना सेडिमेंटेशंस लेके आती है, इसको क्या बोलते हैं, खादर। फर्टिलिटी के मामले में खादर जो होती है बांगर से बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो है बांगर वाली बहुत साल पहले आ चुकी है मिट्टी, और ये क्या होती है, हर साल इसके अंदर में मिनरल्स आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी बांगर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इंडिया के ये वाले जो पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग हर चीज की खेती हो जाती है। यहाँ पे सबसे इसके स्टेपल फूड क्या है, यहाँ का स्टेपल फूड है हमारा गेहूं, जो कि टेम्परेट रीजन में होना चाहिए, ठंडी वाले जगह में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी की बहुत अच्छी यहाँ पर पहुंच है, पानी बहुत आराम से मिल जाता है।
उसी की तरह आप चावल देख लीजिए, चावल कहाँ मिलना चाहिए, ट्रॉपिकल रीजन में मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी चावल यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि पानी के लिए सिंचाई बहुत अच्छे से है, इसकी वजह से यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से आप ध्यान रखिएगा कि जो नई मिट्टी होती है इसको बोलते हैं खादर, पुरानी एलुवियल सॉइल जो होती है इसको बोलते हैं बांगर। उसके बाद माउंटेन से जो जस्ट बगल में जो 8 से 16 किलोमीटर का जो बड़े बड़े पत्थर वाले रीजन्स होते हैं जो नदियों के फ्लो को धीरे करते हैं, इनको बोलते हैं भाबर। उसके बाद क्या होता है, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी जब उठता है तो यहां पर एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप करता है, इस रीजन को बोलते हैं तेराई रीजन। ठीक है, ये कहां पे होता है, शिवालिक के फुटहिल्स में मिलते हैं। फुटहिल्स का मतलब ये जो नीचे वाला एरिया है। ठीक है, बाकी आपको अभी इसके पहले मैंने सारा समझा दिया है, कुछ डेटाज हैं मैं उसको भी इसके पहले लिख दे रहा हूं, आप समझिए जैसे कि कितना एरिया है इसका। ठीक है, कितना एरिया है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसको मैं भी थोड़ा सा भी लिख दे रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना होता है। अगर इस पूरे प्लेन के बारे में बात करें कि पंजाब से लेकर के ये जो आसाम तक का एरिया है आखिर कवर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी एरिया मानी जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने हिमालयन में भी पढ़ा था कि 2500 किलोमीटर उसकी लंबाई है, तो लगभग उसी की फुटहिल में ही ये पूरा रीजन बना हुआ है। इसी की वजह से इसकी लंबाई भी कितनी हो जा रही है, 2400 किलोमीटर। विड्थ कितनी है, आगे चौड़ा कितना है, यहां पर काफी ज्यादा है। राजस्थान से लेकर के आप पंजाब तक का एरिया ले रहे हैं तो लगभग 320 से 350 किलोमीटर तक का यहाँ एरिया पड़ रहा है। यहां आते आते थोड़ा सा पतला एरिया पड़ जा रहा था, जिसकी वजह से इसका एवरेज डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, 230 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की इसकी रेंज निकल के आती है। उसी के बाद ये जो भाबर रीजन था जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर निकल रहे थे, उस रीजन की चौड़ाई कितनी है, ये लगभग 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक है, या 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक की चौड़ाई का रीजन बन जाता है। ठीक है, ये कभी कभी फैक्ट्स आपको पूछे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से पूछ लिया या फिर मैच द फॉलोइंग से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद कर रखना जरूरी है। इंडस रिवर सिस्टम की कौन कौन सी नदियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहां से कौन सी नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, इसका नाम है दिहांग, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा बन जाता है, गैंगेटिक प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रिवर कौन सी बन जाती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जैसे गंगा जी यहाँ पे पड़ती है, जैसे गंगा यहाँ पे है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से अगर नदी निकल रही है तो यहाँ एक बगल से एक नदी आती है नेपाल से, घग्गर। इस घग्गर से लेकर के तिस्ता रिवर जो है, मेन ये वाला जो एरिया मिलता है ये गंगा रिवर का माना जाएगा। इससे पहले गंगा रिवर काफी फैली नहीं है, बहुत पतले पतले में, लेकिन जब घग्गर रिवर यहां से मिलती है तो ये पूरा एरिया को यहां पर कवर करते हुए चली जाती है। घग्गर से तीस्ता इसका पूरा का पूरा एरिया कवरेज है गंगा नदी का। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट फिजिकल फीचर है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। नॉर्थ से लेकर के साउथ में कितने प्लेटूज हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे कितने इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी और काफी चीजों को उसमें कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में।